नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन सत्र की औपचारिक शुरुआत। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का औपचारिक शुभारंभ आज। महिला लाभार्थियों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा पीड़ित परिवार के लिए राहत की खबर। 1978 में बेघर हुए परिवार को फिर मिलेगा अपना घर। प्रशासन खुद सौंपेगा जमीन का पट्टा। भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। आज से भारतीयों को नहीं लगेगा ट्रांजिट वीजा। भारतीय यात्रियों की आवाजाही होगी आसान। और महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना भूटान से। 5 बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर फाइनल में जगह बनाने पर। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, जिसमें शासन सुधार, अभिसरण तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण शामिल है। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल में वर्ष 1978 में भड़के दंगों के पीड़ित परिवार को करीब 48 साल बाद राहत मिलने वाली है। उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास के तहत आवासीय जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में इस परिवार ने अपना मुखिया खो दिया था। दंगों में रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था, असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी। इसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। संभल जिला प्रशासन की ओर से अब रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया है, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है। डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर मृतक रामशरण दास रस्तोगी की पुत्रवधू रुकमन रस्तोगी, पत्नी स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। उन्हें शेरखां सराय के बाहर चुंगी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर आवासीय भूमि आवंटित की गई है। छोटा हसनपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के निकट आयोजित कार्यक्रम में डीएम और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई पट्टे का प्रमाण पत्र देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक बड़ी सामाजिक कल्याण पहल अन्नपूर्णा योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बेंगलुरु में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ करीब 10 मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ लंबी मैराथन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल के चेहरों और स्वरूप पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वहीं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव बनाया गया है। वर्ष 2001 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम फिलहाल गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें राहुल सिंह की जगह सीबीएसई की कमान सौंपी गई है। राहुल सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर समय पूर्व उनके मूल कैडर गृह मंत्रालय में वापस भेज दिया गया है। 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा यानी कि आईआईएस अधिकारी वरुण भारद्वाज वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में निदेशक हैं। उन्हें हिमांशु गुप्ता के स्थान पर सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और इस सब के बीच सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल मंगलवार से शुरू किया। सीबीएसई के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा। बोर्ड के मुताबिक सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार साइबर अटैक की भी कोशिश हुई है, लेकिन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और भी सुधार किया गया है ताकि छात्रों को असुविधा ना हो और उनकी इस असुविधा को दूर किया जा सके। 30 मई को आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए एनटीए ने 6 और 7 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि तकनीकी समस्याओं की वजह से 3,765 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। प्रभावित छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को पानी लाने की कठिनाई से बहुत हद तक राहत मिली है। उन्होंने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर भी जोर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जिसमें मिसाइल ने सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए अपने सभी प्रमुख सबसिस्टम की क्षमता साबित की। रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और अन्य उच्च मूल्य वाले जमीनी ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइल लड़ाकू विमान को दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किए बगैर हमला करने की क्षमता देती है। रुद्रम सेकंड डीआरडीओ की रुद्रम श्रृंखला का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता रुद्रम फर्स्ट से अधिक है और ये विभिन्न प्रकार के स्थिर तथा गतिशील लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में भी सक्षम है। ये भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता को और भी मजबूत करेगी। ये परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं एक बार फिर भारत की विकास गाथा पर मुहर लगा रही है।
आरबीआई से लेकर आईएमएफ, विश्व बैंक और फिच तक ज्यादातर एजेंसियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। आखिर क्या कहते हैं ताजा अनुमान और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया इतनी आश्वस्त क्यों है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, फिच, मूडीज और S&P जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताए हैं। सबसे पहले बात भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की करें तो उसने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि दर 6.9% रहने की उम्मीद व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 दोनों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि IMF ने अपने पिछले अनुमान की तुलना में भारत के प्रति अधिक आशावादी रुख दिखाया है। विश्व बैंक ने भी भारत को लेकर उत्साहजनक तस्वीर पेश की है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ सकती है। इसके बाद वित्त वर्ष 2027-28 में विकास दर 7.2% तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व बैंक का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर बढ़ता निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और मजबूत उपभोग मांग भारत की वृद्धि को गति देंगे। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9% और 2026-27 में 7.3% वृद्धि दर का अनुमान जताया है। ADB के अनुसार सरकारी सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD का अनुमान अपेक्षाकृत सतर्क है। OECD ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.1% और 2026-27 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को लेकर सबसे आशावादी अनुमानों में से एक जारी किया है। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रह सकती है। वहीं 2026-27 में ये 6.7% और 2027-28 में 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी ओर मूडीज ने कुछ सतर्क रुख अपनाया है। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2026 और 2027 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। S&P ग्लोबल ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। यदि सभी प्रमुख एजेंसियों के अनुमानों को एक साथ देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अधिकांश संस्थाएं भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6 से 7.5% के बीच मान रही हैं। ये दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भारत विकास का प्रमुख इंजन बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम, मजबूत सेवा क्षेत्र और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST सुधार और रिकॉर्ड स्तर का पूंजीगत व्यय भी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संस्थाओं के ताजा अनुमान ये संकेत देते हैं कि भारत की आर्थिक यात्रा मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं और आर्थिक मोर्चे पर देश की ये रफ्तार आने वाले वर्षों में उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकती है। अजय मिश्रा, DD न्यूज, दिल्ली। अब बात बुलेट ट्रेन परियोजना की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को एक और बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू स्थित अंबेसरी गांव में 417 मीटर लंबी MT7 सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। पिछले 5 महीनों में ये तीसरी सुरंग है जिसका निर्माण पूरा हुआ है। इससे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण कार्य को
नई गति मिली है। इस उपलब्धि पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरंग निर्माण का वीडियो भी साझा किया और साथ ही उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए निर्माण कार्य में जुटी टीमों की सराहना भी की है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार इस उपलब्धि के साथ वापी और बोईसर के बीच की तीनों पर्वतीय सुरंगों का निर्माण पूरा हो गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनने वाली 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली और एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। NHSRCL अधिकारियों के मुताबिक एक बार पूरा हो जाने पर यह प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट कर देगा। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में मंगलवार दोपहर एक निजी अस्पताल में धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात युवक अस्पताल में दाखिल हुआ और बम फेंककर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। SSP आदित्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी। इमीडिएटली SPD ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। लगातार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ लगातार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। जर्मनी ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है। अब जर्मनी के हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश की यात्रा करने वाले भारतीयों को अपने लोअर के दौरान ट्रांजिट वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जर्मन सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है। ये नीतिगत बदलाव जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय चर्चा का सीधा परिणाम है। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास ने 2 जून को फेडरल लॉ गैजेट में इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की थी। इस कूटनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को और भी सरल बनाना और द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान करना है। इस सुविधा के लागू होने से न केवल भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम आज सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ उतरेगी। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद उसकी निगाहें खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर होगी। भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंक से ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जिसमें उसने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया और फिर मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। आज के मुकाबलों में पहले सेमीफाइनल में पारंपरिक बड़ी टीमें नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने होंगी और ऐसे में भारत किसी भी गलती से बचना चाहेगा और साल 2019 में जीता अपना खिताब वापस पाने के एक कदम और करीब पहुंचना चाहेगा। इसके साथ ही 5 बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर फाइनल में जगह बनाने पर भी होगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज भारतीय खिलाड़ियों की दूसरे दौर में कड़ी परीक्षा होने वाली है। पुरुष सिंगल में आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वैंग होंग यांग, जबकि HS प्रणॉय वियतनाम के से भिड़ेंगे।
महिला सिंगल में युवा शटलर उन्नति हुड्डा के सामने जापान की अनुभवी नोजोमी की आकुहारा की चुनौती होगी। वहीं स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सिंगापुर ओपन चैंपियन भारतीय जोड़ी की नजर इंडोनेशिया ओपन में लगातार दूसरा खिताब जीतने पर होगी। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर साइरिच बहुतुले को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया स्पिन गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। बहुतुले भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं। लगभग 2 दशक लंबे प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 6,176 रन बनाए और 630 विकेट हासिल किए हैं। कोचिंग के क्षेत्र में भी बहुतुले का अनुभव काफी समृद्ध रहा है। वो विदर्भ, केरलम, गुजरात और बंगाल टीमों के मुख्य कोच रह चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के साथ स्पिन गेंदबाजी कोच की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। उन्होंने नेट बॉलर के रूप में चंडीगढ़ में चल रहे भारतीय कैंप में शामिल किया गया है। मैच 6 जून से मुलामपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। 29 साल के नबी 19 मई को जारी टेस्ट और वनडे टीम में नहीं चुने गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें भारतीय टीम के माहौल में घुलने मिलने के लिए बुलाया गया है। कुछ दिन पहले प्रिंस यादव को भी टीम से जोड़ा गया था। दुनिया आज विश्व साइकिल दिवस मना रही है। कभी गांवों और कस्बों की पहचान रही साइकिल आज फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पर्यावरण और स्वास्थ्य को देखते हुए साइकिल न केवल एक परिवहन साधन के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण, तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के दौर में साइकिल एक सरल और प्रभावी समाधान बनकर उभरी है। विश्व साइकिल दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी हरित और स्वच्छ भविष्य के लिए साइकिलिंग। बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच यह दिवस साइकिल को एक स्वच्छ, सस्ता और टिकाऊ परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। दरअसल साइकिल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की पहल समाजशास्त्री और साइकिलिंग समर्थक प्रोफेसर लेजेक सिबिल्स्की ने की थी। उनके प्रयासों और विभिन्न देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को आधिकारिक तौर पर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। आज जब दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है, तब साइकिल को एक प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। साइकिल न तो पेट्रोल डीजल पर निर्भर है और न ही इससे प्रदूषण फैलता है। यही वजह है कई देशों में साइकिल लेन विकसित की जा रही है और लोगों को छोटी दूरी की यात्राओं के लिए साइकिल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिलिंग से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, शरीर की सहन शक्ति बढ़ सकती है और तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि विश्व साइकिल दिवस केवल परिवहन से जुड़ा आयोजन नहीं माना जाता, बल्कि इसे स्वस्थ जीवन शैली और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहरों में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक का दबाव भी कम किया जा सकेगा। ऐसे में विश्व साइकिल दिवस एक बार फिर यह संदेश देगा कि 2 पहियों पर चलने वाली यह साधारण सवारी स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।